हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 को शुरुआत करेंगे और सभी विद्यार्थी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगे। फिलहाल कुछ भी लिखना नहीं है। त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, त्रिभुज क्या होता है। और मेरा मानना है फिलहाल मैं जो सामान्य जानकारी बताऊंगा इनसे कोई प्रश्न भी नहीं आएगा आपकी कक्षा का में, लेकिन ये सामान्य जानकारी पता होना जरूरी है ना। प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई तीन भुजा होंगी इस प्रकार से और उनसे एक आकृति बंद हो जाए वो त्रिभुज कहेंगे। ध्यान रखना, आकृति का बंद होना जरूरी है। ये बात कक्षा 8 में सीखी थी ना। बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। कोई भी बंद आकृति होती है उसको ही बहुभुज बोलते हैं। ये कक्षा 8 में हमने पढ़ा था। हाँ, और आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3। ABC ये शीर्ष है, ये कितने हैं? 3। और कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे। और कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोण का मतलब तीनों का योग करोगे अंदर वालों का। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आएगा? 180। अच्छा, क्या ये इन बातों को लिखाने की जरूरत है? मैं समझता हूं नहीं भी होगी तो तुम्हें याद साथ साथ हो जाएगा। आपको केवल समझना है ना। तो ABC तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योग कितना होगा? अच्छा, ये अंदर वाले कोणों का योग 180 होगा। मैं आपसे ये पूछूं कि त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा? 360। बहुत अच्छे, ध्यान रखना, कक्षा 8 में पढ़ा था ना। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज कोई सा भी हो उसके सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बन पाता है। बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी थी। अच्छा, और भी देखेंगे। पहले इस त्रिभुज को हम 2 भागों में बांटते हैं। प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर बता सकते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। और 3 में कौन कौन से? पहला आता है समबाहु त्रिभुज। फिर क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। फिर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। फिर क्या आएगा? विषमबाहु। ये बातें सब बातों को आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। हम बस थोड़ा सा ध्यान उठा रहे हैं कि ऐसा भी हुआ करता था ताकि बीच में आए तो हमें समस्या नहीं आए, है ना। हम बोले समबाहु त्रिभुज तो पता ना चल पाए। निश्चित रूप से सब पढ़ के आए, बस थोड़ा सा ध्यान उठा रहे हैं। अच्छा, समबाहु, सम का अर्थ होता है समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वही बात लिखूं मैं विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम का मतलब अलग अलग, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, और एक और तरीका फिर होगा किसके आधार पर? कोणों के आधार पर।
अच्छा, यही मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न करूं कि जो समबाहु त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। कैसे? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होंगे। अब तीनों कोण समान होंगे, अभियल कहा था हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 60-60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60-60 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण भी समान होगा, प्रत्येक भुजा भी समान होगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें कहूं कि ये 6 प्रश्नावली है वो आपके पेपर में 4 अंक की पूछी जाएगी। कितने अंक की? 4 अंक की पूछी जाएगी और 4 अंक में भी इस प्रकार से इसका वितरण रहेगा। एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। हाँ, ध्यान ये रखना, ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्वेश्चंस ज्यादा है, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आएगा यदि आप रोजाना घर पे जाके पढ़ोगे और रोजाना क्लास अटेंड करोगे। तो रोजाना क्लास लेना बहुत जरूरी है। ये प्रश्नावली 6 में आपने कट कर दिया 1-2 दिन तो फिर आपसे हो सकता है कम समझ में आए। और जो विद्यार्थी रोजाना पढ़ने आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, पहले दिन ही बोल रहा हूं, इस प्रश्नावली में छुट्टी कम से कम करने की कोशिश करना, कम से कम क्या 1 भी मत करना, तो ज्यादा बेहतर, अच्छे से समझ में आ पाएगी। हाँ, और 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है कि 1 रिक्त स्थान पूछा जाएगा, है ना? 1 रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक नंबर का और 1-2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है? हाँ, ये सवाल तो लगभग हम फिक्स कर देंगे आपको, इन्हीं में से पूछेगा। ये सवाल के लिए कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे, उनमें से ही आएगा निश्चित रूप से। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जितना बोला जाए, जितना पढ़ा जाए उसको आप पढ़ते जाना बस। ठीक है? हाँ, ये समझना जरूरी है, ये पूरी प्रश्नावली समझ पर आधारित है। अच्छा, कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कोई बता सकता है कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। बहुत अच्छे। ये त्रिभुज को बांटा गया है कोणों के आधार पर। अच्छा, ये बात तो आप ढंग से समझ पाते ही होंगे, है ना? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अच्छा देखो, पहले आप ये देखो न्यून कोण क्या होता है। देखो, सब बात डिपेंड करती है 90 डिग्री पर। कितने पर? 90 डिग्री पर। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको बोलते हैं हम समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। न्यून का मतलब होता है कम। 90 से कोण कम रहता है तो कोण कैसा कहलाएगा? न्यून कोण। 90 को समकोण बोलेंगे, राइट एंगल, है ना? समकोण। और 90 से यदि मैंने कोण को किसी को मान लो कम कर दिया ऐसे करके, तो इस कोण को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, पहले कोण की बात बता रहा हूं। और 90 से अधिक कर दिया तो कोण कौन सा बन जाएगा? अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है? अब यही बात है, ये त्रिभुज में फिट कैसे करेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, या फिर हम ऐसे बोले ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा, समकोण पर आओ। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, अब सब कोण नहीं होंगे, हो पाएंगे 90-90 का ध्यान रखना। एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो समकोण त्रिभुज से बनते हैं। ठीक है? फिर अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो तो त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बताओ, इन सब बात को लिखाऊं या ऐसे ही? ये लिखना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, साथ ही साथ याद होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा कभी भी। छोटी छोटी क्लासों की बातें हैं लेकिन आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब बताया।
वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। ये तो तीसरी चौथी क्लास पांचवी छठी की बातें हैं। देखो आगे बढ़, पुस्तक देना क्या है इसमें। हाँ भाई बोलो। समरूप आकृतियां या सर्वांग सम आकृतियां, इसके बारे में देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न यही है। और इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण बात है समरूप और सर्वांग समता। ठीक है, पहले देखते हैं हम सर्वांग समता। क्या देखेंगे? सर्वांग समता। रुको, धैर्य रखो, कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, धैर्य रखो। पहले समझो सर्वांग समता। अब आप बोल रहे हैं सर्वांग समता लिखा तो नहीं है सर। लिखा तो सबसे पहले समरूपता है। हाँ, समरूपता ही लिखा है। सर्वांग समता कक्षा 9 का टॉपिक है। कौन सी क्लास का? 9 का टॉपिक है सर्वांग समता। जब तक सर्वांग समता समझ में नहीं आएगी तब तक समरूपता समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और कक्षा 9 में आप कैसे पढ़ के आए हैं मुझे सब पता है ना। कक्षा 9 में सर्वांग समता को कैसे पढ़ के आए हैं सब पता है ना। पहले सर्वांग समता समझेंगे हम, सर्वांग समता के नियम देखेंगे, तब देखेंगे समरूपता। यदि आपने सीधा समरूपता समझने की कोशिश की समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कोई बताएगा सर्वांग समता क्या होता है? केवल सर्वांग समता क्या होता है ये बताए, हो सकता है? हाँ शाबाश बोलो। जिसका मान समान हो। हाँ सही बोल रहे हो आप। देखो, माप असमान हो, ये गड़बड़ कर दी तुमने कुछ। हाँ, रूप समान हो और माप भी। हाँ बहुत अच्छे, इसको ही क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। बिल्कुल सही। हाँ, जिसका रूप भी समान हो और आकार भी समान हो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांग समता। अब देखो, परिभाषा ऐसे ना लिख करके मैं बोलूं उसे सुनना है ना। मैं वही बोलूंगा जो आपकी किताबों में लिखी होगी एग्जैक्ट, है ना। हाँ, सर्वांग समता का अर्थ होता है भाई, वास्तव में अर्थ देखे ना तो दोनों आकृतियां एक जैसी। दोनों आकृतियां एक जैसी। तो उन दोनों आकृतियां एक जैसी होंगी तब दोनों कैसी होंगी? सर्वांग सम। उनका आकार भी समान होगा और रूप भी समान होगा। आकार भी समान होगा और रूप भी समान होगा। एक मिनट रुको, पानी पीने दो पहले, आवाज सही नहीं हो रही है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ ली सर्वांग समता? पढ़ रही है? बहुत अच्छे। हाँ जी, बात है नहीं। शांति बना रखेंगे, सुनने का ही काम है। सुन लोगे ढंग से समझ में आ जाएगा। हाँ, दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, उनका आकार भी समान हो और रूप भी समान हो। लगभग दोनों कैसी होंगी? वो एक जैसी होंगी। हाँ, अब सर्वांग सम में क्या होता है? जब दो आकृतियों को में से एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित किया जाए। अब ढंग से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। एक आकृति को या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए। अध्यारोपित करने का समझ रहे हो? उसके ऊपर क्या करें? रखें। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले, तब ये दोनों वस्तु कैसी होंगी? सर्वांग सम। कैसी होंगी? मैं अपने हाथ की बात करूं, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखें तो एक हाथ ने दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लिया, तो इसका मतलब हो गया दोनों हाथ कैसे हैं? सर्वांग सम। कैसे हैं? सर्वांग सम। देखिएगा, मैं 2 पाठ्य पुस्तक लूं आपकी, एक जैसी होनी चाहिए, छोटी और बड़ी वाली नहीं हो। ध्यान दो, इधर लो, एक और किताब दो। हाँ देखो, ये 2 पुस्तक हैं। अब मैं कहूं एक पुस्तक के ऊपर दूसरी पुस्तक को मैंने रखा, ऐसा। 1 मिनट रुकेंगे, सही से रख लेना। तू रखा। अब बताओ, पीछे वाली पुस्तक आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसलिए दोनों पुस्तकें कैसी होंगी?
अच्छा अब तो दिखेगी, अब दिख रही है ना। हाँ, यदि मैं यहां रखूं ऐसे करके तो ये वाला भाग नहीं दिखेगा। तो दोनों आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम। मान लो एक थोड़ी सी बड़ी होती तो ये ऊपर निकल जाती, ऊपर निकलती ना, एक छोटी होती एक बड़ी होती। तो मैंने क्या बोला? पूर्णतः ढक ले, पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे तब ये आकृतियां कैसी नहीं होंगी? सर्वांग सम। जब एक आकृति को दूसरी या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक ले तब वे दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। या दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। अच्छा, जैसे मैं आपके दैनिक जीवन के उदाहरण बताऊं, एक ही प्रकार के नोट, जैसे मैंने 500 का नोट लिया, दूसरा 500 का नोट लिया, तो एक नोट के ऊपर दूसरे नोट को रखें तो एक नोट दूसरे नोट को पूरी तरह से ढक लेगा, तब दोनों आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम। कैसी होंगी? सर्वांग सम। एक और भी आप अपने जीवन में उदाहरण बताओ ऐसे ही। एक ही प्रकार के व्रत, एक ही प्रकार ना बोल करके ये बोला जाए एक ही त्रिज्या के व्रत, है ना? आपने सही बोला, एक ही त्रिज्या के व्रत, बिल्कुल सही कहा। मान लो एक व्रत 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना? दूसरा व्रत भी मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही लूं तो इसके ऊपर आ जाएगा ना। तो एक व्रत दूसरे व्रत को ढक ले। अभी यार मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्वेश्चन 6.1 के प्रश्न अपने आप हो जाएंगे यदि मेरी बातों को आप ढंग से सुन लोगे तो, है ना? क्या हुआ? है ना? एक ही प्रकार के व्रत बहुत अच्छे, ये क्या होंगे? सर्वांग सम। एक ही समान भुजा के वर्ग, समान भुजा के क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने एक वर्ग बनाया जिसकी भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर है ना? दूसरा वर्ग बनाया जिसकी भी भुजा कितनी है? 4। तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, इसलिए आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अरे सर्वांग सम का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो आप हेडिंग लिखो सर्वांग समता। मैं अभी केवल सर्वांग समता बता रहा हूं, सर्वांग सम त्रिभुज बाद में बताएंगे, पहले सर्वांग समता का मतलब समझ में आना चाहिए। लिखो, हेडिंग लिखो सर्वांग समता। मैं लिखूं या लिख लेंगे? बोल के लिखो। हाँ, बोल भी रहे हो लिख भी रहे हैं। लिखो, यदि एक वस्तु को, यदि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतया ढक ले, पूर्णतया ढक ले तो वे दोनों वस्तु सर्वांग सम कहलाएंगे। तो वे दोनों वस्तु सर्वांग सम कहलाएंगे। तो वे दोनों वस्तु सर्वांग सम कहलाती हैं। बात तो समझ में आ रही है ना? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले तो वे दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां या सर्वांग सम वस्तु कहलाएंगे। आकृति कहें तो आकृति के लिए फिट कर सकते हैं ये बात। हाँ,
उदाहरण बोलेंगे। अब आप सोच लो अपने अपने उदाहरण, है ना। उदाहरण सोच लिए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, खुद ने सोचो अपने अपने। हाँ, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, 3 ईंट ली है इसके ऊपर, बिल्कुल सही। ये भी क्या होगी, सर्वांग होगा। है क्या बोल रहे हो, फोन। हाँ, ध्यान रखना, फोन एक ही कंपनी के होने चाहिए। अच्छा, फिर पंखा के ऊपर पंखा नहीं रख पाएगा, पंखा रख लेगा। हाँ हाँ, यार ध्यान दो। ए अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं लिखूंगा। हाँ बस बस, सुन लिया तुम्हारा, तुम्हारे ऐसे ही आएंगे। एक ही प्रकार के नोट, एक ही प्रकार के 500 के नोट लो। अच्छा, ऐसा मत करना वो पहले वाले जो मोदी जी ने बंद कर दिए, बोले क्या वो थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। हाँ, मैं तभी 100 का नहीं बोल रहा हूँ, तुम यही बोलते 100 का एक बड़ा होता है एक छोटा, फिर सब सर्वांग सम नहीं हो पाएगा, एक जैसे ही होने चाहिए। हाँ अच्छा, अब देखो अपने गणित के मतलब के उदाहरण लिखेंगे ज्यादातर हम। मैं कहूं समान त्रिज्या के 2 वृत्त, समान त्रिज्या के 2 वृत्त, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, समान भुजा के 2 वर्ग, बहुत अच्छे। अच्छा, और बोल सकते हो, बहुत अच्छे। हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं। समान भुजा के 2 त्रिभुज, समान भुजा के 2 त्रिभुज। हाँ, आयत में क्या है, दोनों समान होनी चाहिए, लंबाई भी समान होनी चाहिए, चौड़ाई भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो, सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुमने। मैंने एक आयत लिया जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा 2 सेंटीमीटर, या दूसरा भी आयत है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, क्या ये सर्वांग सम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को रखें, ये बड़ा हो गया ना। हाँ, अब हो जाएगा। सी रखी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, एक बात लिखो नोट लगा के, बात है नहीं, लिखो सर्वांग सम आकृतियों के या सर्वांग सम आकृतियों की, वही बात लिखनी, आकार तथा, बताया ना भाई, आकार तथा रूप समान होता है। सर्वांग सम आकृतियों का आकार तथा रूप समान होता है, आकार तथा रूप समान होता है। जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनका आकार भी समान होगा और रूप भी कैसा होगा, समान होगा। बात समझ में आई क्या? कल की क्लास में हम देखेंगे समरूपता। क्या देखेंगे? हाँ, अभी जाना नहीं है किसी को, बैठ रहे हैं।